Good morning, students. This is the third part of the chapter number 3, which is periodic classification of elements. Student, today's session we will discuss about some important facts about the modern periodic table and some basic trends in the modern periodic table. Basic trends are very important because most of the questions are put up from the basic trends in the modern periodic table, which is in periods and group also. Okay, now let's start the session. Metals. As we know about what is metals, हम लोग जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, पर फिर भी यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स उनके बारे में जानेंगे. ठीक है, तो मेटल्स कंप्राइज मोर देन 78% ऑफ ऑल नोन एलिमेंट्स एंड अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जितने भी नेचुरल अगर हम बात करें, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें अप्रॉक्स 78% जो है वो आपके केवल मेटल्स ही हैं जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो है वो सारे के सारे आपके जो हैं वो नॉन मेटल्स आते हैं ज़्यादातर. उनको अभी हम पीरियोडिक टेबल के हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. जनरली मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, ये आप जानते ही हैं. एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी जो होता है वही केवल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में नहीं पाया जाता है. मेटल्स यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. जब सॉलिड होते हैं तो उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई ही होती है. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. गॉट इट. दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल. मेटल्स जो होते हैं ये मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं. मैलिएबल इन द सेंस जब हम इनको हैमरिंग करते हैं तो ये थिन सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं. डक्टाइल जब इन्हें हम स्ट्रेच करते हैं ये थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. ओके, नाउ लेट्स सी नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, नॉन मेटल्स जो हैं वो जनरली पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं. नीचे फिर भी मेटल्स आ जाते हैं. नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैसेज एट लो टेम्परेचर विथ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जनरली हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो अपोजिट ऑफ द मेटल्स होते हैं. इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती है. ठीक है, क्योंकि मेटल्स की हाई होती है, इनकी लो होती है. जनरली ये सॉलिड या फिर गैसेज में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी आते हैं. जैसे ब्रोमीन है वो आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट. दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं. पर इन्हीं में एक कार्बन का एलोट्रॉप होता है विच इज ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. The non-metallic character increases as on goes from left to right across the periodic table. ठीक है, जब हम periodic table में periods में left to right मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीज करते हैं और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करते हैं. मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल. ठीक है, जो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में ज़्यादातर जो होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, सारे जो होते हैं ब्रिटल नेचर के होते हैं. ब्रिटल इन द सेंस कि अगर उन्हें हम हैमरिंग करते हो तो तुरंत ही वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक आप एक कॉमन सॉल्ट अगर है उसको आप एक हैमर से अगर बीट करते हैं तो वो तुरंत टूट जाता है. उसी तरीके से ये ब्रिटल नेचर के होते हैं और ये मैलिएबल और डक्टाइल भी नहीं होते हैं. Metalloids, the elements such as silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium show the characteristic of both metal and non-metals. These elements are called semi-metals. ठीक है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं मेटल से बिलोंग करती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नॉन मेटल से बिलोंग करती हैं. सो दे आर कॉल्ड सेमी मेटल और मेटलॉइड्स. These are silicon, germanium, arsenic, antimony and tellurium. Got it? Noble gases. These are the elements present in group 18. ठीक है,
ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप 18 में प्रेजेंट हैं, जो कि अब बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट साइड में होता है। ईच पीरियड इंड्स विथ नोबल गैस एलिमेंट। किसी भी पीरियड की, जो आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, किसी भी पीरियड का जो एंड पॉइंट है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो लास्ट में हमें नोबल गैसेस ही मिलते हैं। All the members of gaseous nature, and because of the presence of the occupied filled orbitals, they have very little tendency to take part in chemical combination. जितने भी नोबल गैसेस हैं सभी जो हैं वो आपके गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और इनका जो लास्ट सेल होता है वो फील्ड होता है, जिसके कारण इनमें रिएक्शन करने की टेंडेंसी जो होती है बहुत ही कम होती है, कह सकते हैं नेग्लेजिबल होती है। केवल हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, रेडान में आपका जो जेनान आता है, जेनान इज द ओनली वन नोबल गैस विच रिएक्ट इन सर्टेन कंडीशंस ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो ये जेनान जो है वो केवल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करता है, वो भी बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में। बाकी कोई भी जो आपके नोबल गैसेस हैं ये रिएक्शन नहीं करते हैं या कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सो दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। ओके, नाउ लेट्स सी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये जो अभी हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफिनेशंस, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, व्हाट आर नोबल गैसेस, व्हाट आर मेटलॉइड्स, इस तरह से पूछे जाते हैं, या फिर उनका पोजीशन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको इलेबरेट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव यानी जो किसी को प्रदर्शित कर रहा है, जो किसी को रिप्रेजेंट करता है एज अ लीडर। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट एल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड ग्रुप 13 to 17 constitute the representative elements. They are एलिमेंट्स ऑफ यस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते क्या हैं, ये जनरली कह सकते हैं कि आप जो पीरियोडिक टेबल में किसी भी यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के सबसे ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें ही हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आप देखिए तो सबसे ऊपर आता है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, लिथियम को। ठीक है, लिथियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। सेकंड आप देखेंगे तो बेरिलियम है, सेकंड ग्रुप का एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप का बेरिलियम इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। फिर आप पी ब्लॉक में आइए तो बोरान फैमिली में बोरान रिप्रेजेंट करता है, बोरान रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। कार्बन से उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और लास्ट में आपका हीलियम आता है। ठीक है, हीलियम और नियान है। तो ये सब जो होते हैं ये कहलाते हैं आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, अभी इनको हम पीरियोडिक टेबल में भी आपको दिखाएंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूड all the D block elements and they are present in the center of the periodic table between S and P block element। प्रीवियस पार्ट में भी हमने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो फुलफिल नहीं होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस कई बार पुटअप किया जाता है कि डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यस और नो। तो बिल्कुल यस का आप आंसर बताएंगे नो, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल बट जिनका एटॉमिक नंबर 30, 48 एंड 80 होगा, यानी कि होता है आपका 30 जिंक, 48 कैडमियम एंड 80 जो होता है वो मरकरी। ये जो है डी ब्लॉक में तो प्रेजेंट हैं बट दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। लैंथेनाइड 14 एलिमेंट्स एंड एक्टिनाइड 14 एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दे आर आल्सो कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। गॉट इट? द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर आल्सो कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। हाँ,
नेचर में हमारे 92 एलिमेंट्स ही नेचुरल हैं, ठीक है। बाकी सारे जो हैं ग्रेटर देन 92 के एबव जितना भी एटॉमिक नंबर आप देखते हैं 93 to 118 सारे जो हैं वो सिंथेटिक मेटल्स हैं, यानी कि वो बनाए गए मेटल्स हैं। और वो सब किससे बनाए गए हैं? यूरेनियम के ही वो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो इस वजह से उन्हें कहा जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा ट्रेंड्स का टॉपिक होगा। ट्रेंड पढ़ने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीज़ें, ये फैक्ट्स एक बार किस तरह से हमें दिखाई देते हैं। ओके, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा है। उसमें आप देखिए तो यहाँ पे आपको समझने में थोड़ा सा और इजी होगा कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट लाइन लेफ्ट साइड में सबसे फर्स्ट लाइन देखेंगे आप तो वहाँ पे हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, ठीक है। सेकेंड ग्रुप जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम जो हैं इन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दीज आर बिलोंग्स फ्रॉम यस ब्लॉक, ठीक है। लेफ्ट साइड के जो आपके दो कॉलम दिखाई दे रहे हैं वो सारे जो होते हैं वो यस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। राइट साइड में आप देखिए तो 6 ब्लॉक्स हैं, 6 कॉलम हैं। इसमें बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। ये सारे जो हैं ये आपके जनरली पी ब्लॉक में आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे लास्ट में जो 18th नंबर पर आप देख रहे हैं येलो कलर में, वही हैं आपके नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ठीक है। आप इसमें ऊपर की लाइन देख रहे होंगे, सेकेंड पीरियड देखिए तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन्हें हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्रुप को, यानी उस अपने ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। बीच में आप देखिए जो ब्लू कलर से बना हुआ है तो वहाँ पे आप देखिए स्कैंडियम टू जिंक या टर्बियम टू कैडमियम, और यहाँ लैंथानम टू मरकरी, ठीक है। फिर एक्टिनियम टू यहाँ पे CN है, ठीक है। वहाँ पे आप उसका नाम प्रीवियस पार्ट में हमने बताया किस तरह से आपको करना है अकॉर्डिंग टू IPSC रूल। तो 112 एटॉमिक नंबर है, तो अगर आप उसको बनाते हैं तो क्या हो जाएगा अन बाई EM, ठीक है। तो ये जो है आपके आते हैं किसमें? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में तो हमने अभी बताया आपको कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों डी ब्लॉक में तो बिलोंग करते हैं, बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल। लास्ट में आप देखिए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक टेबल के नीचे जो 2 रो है यहाँ पे सीरियम टू ल्यूटेटियम एंड थोरियम टू लॉरेंसियम, 58 to 71 एंड 90 to 103, ये सारे जो हैं आपके यह ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और यह ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम लोग नाम दिए हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो आई होप आपको पीरियोडिक टेबल में ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आएंगे नए पार्ट पर जो कि हम लोग जानेंगे ट्रेंड से रिलेटेड। ओके, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसमें हमारे पीरियड्स में और ग्रुप्स में, पीरियोडिक टेबल के पीरियड और ग्रुप में क्या क्या ट्रेंड्स हैं, कैसे ये इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करती हैं कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़, उन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 1 by 1। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड्स अगर आप पढ़ लेते हैं, ट्रेंड्स आपको समझ में आ जाते हैं, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा केमिकल बॉन्डिंग, वो समझने में आपको काफ़ी इजी होगा और फर्दर आपको केमिस्ट्री काफ़ी इजी हो जाएगी अगर आपको ट्रेंड्स समझ में आ जाते हैं तो। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पहले हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपकी एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई यानी कि रेडियस, एटम की रेडियस यानी पर्टिकुलर जो हमारा एलिमेंट है उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो किसी भी एटम में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, किसी भी एटम में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन हमें एटॉमिक साइज जो लेनी होती है वो उसके सेंटर यानी न्यूक्लियस से
उस आउटर मोस्ट सेल तक ही हम डिस्टेंस मेजर करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि सभी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको पता चलता है कि पर्टिकुलर इतने सेल तक ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सपोज दैट अगर आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p2, तो 2 यानी सेकेंड सेल तक ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब हम डिस्टेंस यानी जब एटॉमिक रेडियाई मेजर करेंगे तो कार्बन के एटम के न्यूक्लियस 2 उसके सेकेंड सेल तक ही मेजर करेंगे। हालांकि उसमें थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी सेल प्रेजेंट हैं, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान रखना है ये आपको। ओके, डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन एलिमेंट इज अ नॉन मेटल और अ मेटल, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक, सॉरी 3 नहीं है ये 4 है। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस आर यूज। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्योंकि दोनों की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी सी अलग अलग होती हैं, या कुछ एक्सेप्शंस भी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों को अलग अलग तरीके से हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं रेडियस। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, वांडर वाल रेडियस एंड मेटेलिक रेडियस। ठीक है, 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। तो कोवैलेंट रेडियस जो आएगा वो बेसिकली आपके किसके लिए आएगा, कोवैलेंट नॉन मेटल से रिलेटेड होता है। ठीक है, कोवैलेंट रेडियस की बात करेंगे, इट इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय ए प्योरली कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखिए कोवैलेंट रेडियस क्या है, अगर हमें इसे समझना है तो आप एज्यूम करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल को जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 1 की शेयरिंग करता है, क्योंकि ये हीलियम की स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। तो जब ये दोनों एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का हाफ जो होता है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होगा उसका जो हाफ होगा वो कहलाएगा कोवैलेंट रेडियस। गॉट इट। सेकेंड है आपका आयनिक रेडियस। It may be defined as the effective distance from the nucleus of an ion up to which it has an influence in the ionic bond। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि ये इफेक्टिव डिस्टेंस लिया जाता है कहाँ से, न्यूक्लियस से। सारा मेजरमेंट जो होगा वो न्यूक्लियस से होगा ही। ठीक है, क्योंकि रेडियाई की जब भी बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। न्यूक्लियस टू कहाँ तक, from nucleus of an ion up to which it has an influence in the ionic bond। ठीक है, जब वो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते समय आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डोनेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो डोनेट कर दिए जाते हैं तो उनके मेटल्स होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉन मेटल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उनका जो सेल होता है वो उससे डिस्टर्ब होता है। सपोज दैट एक हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। एज वी नो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो 281 यानी थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा लास्ट सेल में, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वही क्या करता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है तो उस समय जो सोडियम की एक्चुअल जो रेडियाई होगी वो अफेक्टेड होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो लास्ट सेल होता है वो सेकंड कंसीडर होने लगता है, थर्ड सेल जो होता है, थर्ड सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो सेकंड सेल तक ही उसकी डिस्टेंस को मेज़र हम लोग करेंगे। वांडर वाल्स रेडियस, वांडर वाल रेडियस जो है वो भी आपका नॉन मेटल से ही रिलेटेड है। ठीक है, एटम्स ऑफ नोबल गैसेज आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वांडर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। द वांडर वाल्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नोबल गैसेज। ठीक है, तो देखिए नोबल गैसेज यानी नॉन मेटल्स, ये बेसिकली किसके लिए है, नॉन मेटल्स के लिए। तो जो आपके नोबल गैसेज होते हैं
ठीक है, उनकी जो रेडियाई मेजर की जाती है न्यूक्लियस से उसे हम लोग कहते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेटेलिक रेडियस। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, सॉरी हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयंस इन द मेटेलिक लैटिस। ठीक है, ये देखिए आप जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमार्फस। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड इन द सेंस व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर इन अ रेगुलर मैनर ऑफ अ सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो अगर रेगुलर मैनर में होगा तो आप उसे कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो उनके टू एडजेसेंट एटम्स के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होता है दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। ठीक है, यानी किसी भी मेटेलिक सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें जो कई सारे एक ही मेटल के कई सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो उन एटम्स की बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ जो होगा वो मेटेलिक रेडियस कहलाता है। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल, ये आपसे पूछा जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो देखिए वेरिएशन इन ए पीरियड की अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस की, अलोंग अ पीरियड द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पर यानी जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? ड्यू टू द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। तो आप देखिए लिथियम है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 1 होगा, और वहीं फ्लोरीन का करेंगे तो 2 7 होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 1 इन 2 सेल हैं लिथियम में और 2 सेल हैं फ्लोरीन में, लेकिन फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे फर्स्ट जो लिथियम है उसके आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अधिक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस में उसके जो चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो अधिक हैं, जिसके कारण अट्रैक्शन अधिक होगा। अट्रैक्शन अधिक होगा तो जो सेकेंड सेल की साइज होगी वो डिक्रीज कर जाती है। और लिथियम के पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है तो वहाँ पे अट्रैक्शन कम होगा, जिसके कारण उसकी साइज बड़ी होती है। ये तो पीरियड में ट्रेंड है, लेकिन अगर हम ग्रुप की बात करें तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे लिथियम और सोडियम। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 1 होता है, सोडियम का करते हैं 2 8 1 होता है। सोडियम में 3 सेल्स हैं और लिथियम में 2 सेल्स हैं, तो ऑब्वियस है कि 3 सेल्स होंगे तो साइज इंक्रीज करेगी ही। जैसा कि आप यहाँ देखिए वेरिएशन इन ग्रुप, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन एवरी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इंक्रीजेज एज वी मूव डाउनवर्ड। ठीक है, जैसा कि आप एग्जांपल देखिए तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन आयनिक रेडियस। अभी जो आयनिक रेडियस प्रीवियसली हमने देखा उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम्पल उतना सुटेबल नहीं मिला। एक बार हम और आपको बताते हैं उसके बारे में। द आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इन आयनिक क्रिस्टल्स। जनरली देखिए जब आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो आयनिक में जब तक वो आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा मेटल या नॉन मेटल में, उसकी रेडियस हम मेज़र नहीं करते। जब तक आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो सिंपली एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। लेकिन जब आयंस का फॉर्मेशन होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स घटते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, जिसके कारण नंबर ऑफ सेल्स कम हो जाते हैं, साइज उनकी डिक्रीज कर जाती है। यानी कैटायंस जो होंगे, जो कैटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, सेल डिक्रीज कर जाती है, उनकी साइज जो होती है एक्चुअल
एटॉमिक साइज से डिक्रीज कर जाती है। द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन। गॉट इट? द रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द एटम। ठीक है, तो कैटायन की जो साइज होती है, कैटायंस जो होते हैं यानी जो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं, उनकी जो रेडियस होगी वो एक्चुअल एटॉमिक साइज से यानी एटॉमिक रेडियस से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लास्ट सेल से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उनका लास्ट सेल जो होगा वो उसके पहले वाला सेल कंसीडर होने लगता है, जिसके कारण उनकी साइज डिक्रीज कर जाती है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि थर्ड सेल में है। थर्ड सेल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो सेकेंड सेल में आ जाते हैं, तो सेकेंड सेल की साइज जो होती है वो थर्ड सेल से ऑब्वियस है छोटी होती है। एनायंस की बात करें तो एनायंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता नहीं, यानी प्रोटॉन्स नहीं बढ़ते हैं, तो इनकी साइज जो होती है वो बड़ी हो जाती है। तो कैटायंस की साइज जो होती है एक्चुअल एटम से छोटी होती है, लेकिन जो एनायंस यानी जो निगेटिव आयंस होते हैं वो एक्चुअल एटम की साइज से बड़ी होती है। गॉट इट? अब हम बात करेंगे आयनाइजेशन इंथैल्पी। नेक्स्ट फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन इंथैल्पी। आप प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और इसको अच्छे से समझते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी मीन्स एनर्जी। ठीक है, तो जब भी हम टर्म यूज करेंगे इंथैल्पी, आप लोग समझ जाएंगे कि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, कि एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो देखिए आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, किसी भी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, दिट इज कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कहीं पे प्रेजेंट है तो उसको अगर वहाँ से हटाना है तो हमें एनर्जी देनी होगी, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल देखिए, मेटल प्लस आयनाइजेशन इंथैल्पी गिव्स मेटल प्लस, यानी कि मेटल जो हो जाएगा चार्ज हो जाएगा कैटायंस के फॉर्म में और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन इंथैल्पी इज किलो जूल पर मोल, क्योंकि एनर्जी जो होती है वो जूल में मेजर करेंगे। किलो जूल पर मोल जो होती है इसकी एसआई जनरली हम लोग यूज करते हैं इसकी यूनिट। एंड द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, कभी कभी 1 मार्क्स में ये भी पूछा गया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो किलो जूल पर मोल है, बट आयनाइजेशन पोटेंशियल की यूनिट जो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। गॉट इट? यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें जो एनर्जी की नीड होती है दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव यानी क्रमशः, बार बार। अब आप सोच रहे होंगे इसकी क्या नीड है? इसकी भी नीड है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। किसी किसी मेटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, किसी किसी मेटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। जैसे एग्जांपल लें, अगर आप बात करें सोडियम, तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मैग्नीशियम के 2 है तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्यूमिनियम के पास 3 है तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। ओके, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप एनर्जी देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एक ही बार में रिमूव हो जाएंगे, नहीं, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल से रिमूव होते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव। तो अलग अलग अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो हमें बार बार अलग अलग एनर्जी भी देनी पड़ती है, तो इसे हम कहते हैं आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन इंथैल्पी। If a gaseous atom is to lose more than 1 electron, they can be removed one after the other. That is in succession and not simultaneously. ठीक है, ये बारी बारी से हो सकता है, एक साथ नहीं हो सकता है। This is known as successive ionization enthalpy. The ionization enthalpy required to remove first, second and third electrons from a gaseous atom are known as first सिंबल। आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो सिंबल होती है वो H होती है, तो यहाँ पे डेल्टा H1, डेल्टा H2 एंड डेल्टा
H3 ionization enthalpies are respectively. The successive ionization enthalpy of aluminium atom are as follows. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे हम लोग एल्यूमिनियम का है कि एल्यूमिनियम जो है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कैसे करता है। आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 283, यानी इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास टेंडेंसी होती है कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके नोबल गैस की स्टेबिलिटी को गेन करें। तो देखिए फर्स्ट आप देखिए तो एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम प्लस एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इस फर्स्ट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 577 किलो जूल पर मोल है। अब एल्यूमिनियम के ऊपर एक चार्ज आ चुका है, एल्यूमिनियम जो है वो 1 पॉजिटिव चार्ज गेन कर चुका है। अब उसके बाद जब सेकेंड लाइन देखेंगे तो सेकेंड लाइन में आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम प्लस गिव्स एल्यूमिनियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 1816 किलो जूल पर मोल है। और थर्ड लाइन देखेंगे तो एल्यूमिनियम 2 प्लस गिव्स एल्यूमिनियम 3 प्लस इलेक्ट्रॉन, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2744 किलो जूल पर मोल है। अगर हम यहाँ पे तीनों का ऑर्डर देखें तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी आप देख रहे हैं कि ये पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी निकालने के लिए मोर एनर्जी एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए मोर एनर्जी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए कम है क्योंकि उस समय वो पॉजिटिव नहीं, जब वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना वहाँ से काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इस ऑर्डर को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन द पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग अ पीरियड, पहले पीरियड में देखें। अलोंग अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन मूविंग अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। ठीक है, देखिए अगर हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करेगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं। और साथ ही साथ अभी हमने प्रीवियसली पढ़ा प्रीवियस ट्रेंड में कि जब लेफ़्ट टू राइट आप जाते हैं तो साइज़ जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, साइज़ जितनी छोटी होगी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के उतने ही पास होंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है लास्ट सेल की वो बढ़ जाती है, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा सकते हैं। द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन एनी ग्रुप। द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डाउन इन एनी ग्रुप बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, क्यों डिक्रीज करता है उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखेंगे। देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मेनी एनर्जी सेल्स, यानी मेन एनर्जी सेल्स जो हमारा एनर्जी लेवल है यानी जिसे हम सेल्स कहते हैं वो इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में काफ़ी इजी होता है, यानी आसानी से कम एनर्जी दे करके ही आप वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं। There is also an increase in the magnitude of the screening effect due to the gradual increase in the number of inner electrons। ठीक है, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यानी जो आउटर मोस्ट के पहले जो सेल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड हो जाते हैं, वो फुलफिल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट जनरेट होता है। और ये भी एक फैक्टर होता है जिसके कारण क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन साइज,
and ionization enthalpy decreases in groove when we go from top to bottom because energy levels और सेल्स आर इंक्रीजेज। ठीक है, तो आज हम इसी ट्रेंड्स तक बात करेंगे, बाकी के और भी जो ट्रेंड्स हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।